वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। तो आज नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं। अध्याय 5 सतह रसायन सरफेस केमिस्ट्री। सतह रसायन को दो भागों में अध्ययन करेंगे। एक अधिशोषण अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे। अधिशोषण और अवशोषण के बारे में पढ़ेंगे। अब कोलाइड डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइड डिवीजन किसे कहा जाता है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। पहले अधिशोषण और अवशोषण को ये भाग को देखिए। इसको स्पष्ट करने के पूर्व कुछ छोटे छोटे तथ्यों से परिचित होते हैं। तो पहले देखिए हम लोग कि ये सतह रसायन मीन्स क्या रहता है। सतह रसायन किसे कहा जाता है, यानी सतह रसायन का अभिप्राय क्या रहता है। तो सरफेस केमिस्ट्री रसायन का एक ब्रांच रहता है। रसायन की अलग अलग प्रकार की शाखाएं रहती है। तो ऐसे सतह रसायन भी रसायन विज्ञान की शाखा होती है। तो रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत क्या क्या रहता है, कोई भी ठोस जो रहता है यानी सॉलिड जो रहता है उसके सरफेस यानी सतह, और इस सतह पर क्या क्या घटना घटित होती है, क्या परिवर्तन होता है, उस सबका इस शाखा में अध्ययन किया जाता है। तो रसायन विज्ञान की उस शाखा को सतह रसायन कहते हैं। तो ये ठोस या कोई द्रव जैसे रहता है, तो ये द्रव के सतह और इस सतह पर होने वाला परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन की उस शाखा को सतह रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव की सतह एवं इस सतह पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन की जाती है, सतह रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह एवं इस सतह पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, सतह रसायन कहलाता है। इसी ठोस तो इस ठोस के सतह का अध्ययन करेंगे। हम इस सतह पर क्या क्या घटना घटित होगा उनका अध्ययन किया जाता है। तो इस ब्रांच को सरफेस केमिस्ट्री सतह रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह एवं इस सतह पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन की जाती है, सतह रसायन कहलाती है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सतह या सरफेस मीन्स क्या रहता है। सतह या पृष्ठ का अभिप्राय क्या रहता है। तो सरफेस या पृष्ठ मीन्स क्या हो जाएगा। तो कोई भी सतह या पृष्ठ का अभिप्राय क्या रहता है। तो दो जैसे जल लेंगे और तेल लेते हैं तो दोनों एक ही अवस्था है, द्रव अवस्था है, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तेल और जल जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो दोनों का प्रवस्था अलग अलग होता है। अलग अलग प्रवस्था का अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग फैज में रहते हैं, लेकिन दोनों का अवस्था एक ही रहता है, किंतु प्रवस्था अलग अलग रहता है। तो इन दोनों प्रवस्थाओं को मिलाने वाली संपर्क स्थल को, यदि संपर्क स्थल दोनों प्रवस्थाओं को मिलाने वाले संपर्क स्थल को कहा जाता है। इन दोनों प्रवस्थाओं को मिलाने वाली संपर्क स्थल को कहते हैं, सतह कहते हैं। इन दो प्रवस्थाओं को मिला
मिलाने वाली संपर्क स्थल को सतह या पृष्ठ कहते हैं। दो प्रवस्थाओं को मिलाने वाली संपर्क स्थल को पृष्ठ या सतह कहते हैं। और पृष्ठ या सतह पर क्या घटना घटित होता है उसको देखते हैं। तो कोई द्रव या ठोस पर विचार करते हैं, तो कोई ठोस या द्रव पर विचार करेंगे। तो द्रव पर ऐसे विचार करते हैं, यही घटना सॉलिड पर भी लागू होता है। तो द्रव पर जैसे विचार करेंगे तो द्रव के मध्य में स्थित किसी कण पर विचार करेंगे। द्रव के मध्यांतर में स्थित किसी द्रव के अणु पर विचार करेंगे तो इस पर चौहों से चारों दिशाओं से समान प्रकार का आकर्षण बल लगता रहता है। यानी कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा, सब एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो इस प्रकार के आकर्षण बल को अन्योन्य बल कहा जाता है। जैसे जूम करके थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये मध्य में स्थित कण जो है चारों ओर समान प्रकार का आकर्षण बल का अनुभव करता रहता है। समान प्रकार का आकर्षण बल का अनुभव करता रहता है, जिससे द्रव के मध्य भाग में स्थित यह कण संतुलन की स्थिति में रहता है। द्रव के मध्य भाग में स्थित यह कण संतुलन की स्थिति में रहता है। द्रव के मध्य भाग में स्थित यह कण जो संतुलन की स्थिति में रहता है। किंतु द्रव के ऊपर किसी कण पर विचार करेंगे तो द्रव के ऊपर किसी कण पर यानी सतह पर स्थित कण पर विचार करेंगे तो उस पर अन्योन्य बल तो नीचे की ओर लगती है, लेकिन ऊपर की ओर नहीं बल नहीं लग पाते। नीचे की ओर नीचे दिशा की ओर बल लगता है, अन्य कण उसको आकर्षित करते हैं, लेकिन ऊपर की ओर बल नहीं लगता है। परिणाम का इसका परिणामी बल जो है तल के लंबवत नीचे की ओर लगता है। परिणामी बल की दिशा जो है तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाता है। मध्य में स्थित कण जो है संतुलन की स्थिति में रहता है, लेकिन सतह पर स्थित कण पर परिणामी बल तल के लंबवत नीचे की ओर लगता रहता है। तो सतह पर स्थित ये कण पर लगने वाले तल के लंबवत नीचे की ओर लगने वाले इस बल को अवशिष्ट बल या मुक्त संयोजकता कहते हैं। या उसके उस केंद्र को यानी उस केंद्र बिंदु को जहाँ पर नीचे की ओर आकर्षण बल लगती रहती है, उस केंद्र को अवशिष्ट बल करने वाले बल को अवशिष्ट बल और या मुक्त संयोजकता कहते हैं। मुक्त संयोजकता कहते हैं या सक्रिय केंद्र कहा जाता है। सक्रिय केंद्र कहते हैं कि ये द्रव पर उपस्थित किसी कण पर नीचे की ओर परिणामी बल लगती रहती है। लगने वाला इस परिणामी बल को नीचे की लगने वाला इस परिणामी बल को अवशिष्ट बल या मुक्त संयोजकता कहते हैं, फ्रीवेलेंसी कहते हैं। सतह पर स्थित कण जो है उस पर नीचे की एक बल लगता रहता है। सतह पर स्थित कण तनाव की स्थिति में रहता है, लगने वाले इसी तनाव बल को अवशिष्ट बल या मुक्त संयोजकता फ्रीवेलेंसी कहते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी बीचों में बैठा रहता है डेस्क का, तो वह संतुलन की स्थिति में रहता है, उसको भय नहीं रहता है कि शिक्षक उसके आकर उसकी कॉपी को देख न लेंगे, बोलकर उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता है। लेकिन जो किनारे में बैठे रहते हैं तो जैसे शिक्षक चलने लगते हैं तो वो अपना काफी थोड़ा सा क्या करने लगते हैं, मोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, कि उनको भय हो जाता है, वो तनाव की स्थिति में रहते हैं। तो वैसे तल पर स्थित कण जो तनाव की स्थिति में रहते हैं, जैसे जिनका घर जो विपत्ति में रहता है तो संतुलन की स्थिति में रहते हैं, कि उनके घर में कोई आक्रमण नहीं कर पाता आसानी से चोरग्रह। और किनारे में जैसे गांव की उस छोर में किनारे में घर है तो उनको हमेशा भय सा बना रहता है कि कभी अटैक ना हो जाए बोल के। तो
कण पर तनाव की स्थिति में रहते हैं, सरफेस पर स्थित कण जो है वो तनाव की स्थिति में रहते हैं। एक प्रकार का उनको रेसिडेंस फोर्स यानी अवशिष्ट बल या तनाव बल लगता रहता है। तो इस तनाव बल या अवशिष्ट बल के कारण क्या घटना घटित होता है उसको देखते हैं। क्या घटना घटित होता है उसको देखते हैं। तो कोई ठोस या द्रव यानी ठोस या द्रव जो रहता है, ठोस या द्रव जो रहता है उसके सतह पर स्थित कण तनाव की स्थिति में रहते हैं। तो इस कारण जो है उनके आसपास कोई अन्य कण आता है, जैसे गैस का कण आता है, वायु का कण आता है। यानी वायु का कण आएगा, वायु का कण आता है या आएगा आपका कोई अन्य जलवाष्प अर्थात द्रव का कण आएगा। तो अन्य पदार्थ जैसे यदि द्रव या गैस, द्रव या गैस के कण आते हैं तो उस स्थिति में द्रव या गैस के कण आते हैं तो उसी स्थिति में क्या होता है कि ये तनाव की स्थिति में रहते हैं, नीचे कोई बल लगता रहता है, इनके आसपास कोई आता है तो उनको तुरंत अपनी ओर खींच लेते हैं। यानी उनके आसपास कोई आता रहता है तुरंत अपनी ओर खींच लेते हैं, यानी अपनी ओर आकर्षित कर अपने सतह पर कलेक्ट कर लेते हैं, अपने सरफेस पर कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम लोग भय की स्थिति में रहते हैं, कभी कभी तो हमारे पास तो अचानक सारा लेने के लिए आता है, तुरंत उसको अपनी ओर क्या करते हैं खींच लेते हैं। जैसे चुंबक जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है तो ये द्रव के सतह पर द्रव जो है या ठोस जो है अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सतह पर एकत्र कर लेता है। तो अन्य पदार्थ के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सतह पर एकत्र करने की यह घटना को अधिशोषण कहते हैं। यह घटना जो है आपका अधिशोषण कहलाता है। यह घटना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण मीन्स क्या आपका कि कोई ठोस या द्रव द्वारा, कोई ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को, मुख्यतः द्रव या गैस के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सतह पर एकत्र किए रहने की घटना को या सतह पर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। जैसे ये पत्ती रहता है, आप लोग देखिए रहे सड़क किनारे जो पत्ती पर कुछ धूल का जमाव हो जाता है, धूल आकर एकत्र हो जाते हैं, तो कोई जाकर तो उसके ऊपर डाला नहीं रहता है तो वो क्या करता है आकर्षित कर सतह पर कलेक्ट किया रहता है, अंदर भी नहीं घुसता, पत्ती के अंदर या जड़ के अंदर नहीं जाता है, केवल सतह पर एकत्र हो जाते हैं। वह घटना क्या कहलाता है अधिशोषण कहलाता है। जैसे हम लोग ये डस्टर रहता है, डस्टर से जैसे मिटाते हैं तो चाट के कण क्या हो जाते हैं इस पर आकर्षित होकर इसके सतह पर एकत्र हो जाते हैं, अंदर नहीं घुसते हैं। तो यह घटना क्या कहलाता है आपका अधिशोषण कहलाता है। यानी सतह पर आकर्षित होकर एकत्र हो जाने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। जैसे घर में चूल्हा जलाते रहते हैं तो धुआं निकलकर सतह छत पर एकत्र हो जाता है तो वह घटना अधिशोषण कहलाती है। जैसे जाग को शाही में डुबा देते हैं तो शाही क्या होता है इसके चारों ओर एकत्र हो जाता है तो वह घटना अधिशोषण कहलाती है। अगर चुनाव के समय से हम लोग चुनाव में वोट देने के लिए जाते हैं तो हम लोग उंगली पर एक निशान लगा दिया जाता है तो वो सतह पर आकर एकत्र हो जाता है तो वह घटना अधिशोषण कहलाती है। सतह पर कलेक्ट हो जाने की घटना को अधिशोषण कहलाता है। जैसे हम लोग साबुन अगर लगाते हैं तो सतह पर एकत्र हो जाता है तो वह घटना अधिशोषण कहलाती है। ठोस या द्रव का
ठोस या द्रव में अन्य पदार्थ में मुख्यतः द्रव या गैस रहता है। जो आने वाला रहता है वो द्रव या गैस रहेगा, जिस पर होने वाला रहेगा वो ठोस या द्रव रहता है। तो एकत्र हो जाने का यह घटना को अधिशोषण कहा जाता है। जैसे हम लोग यानी ये छड़ को पेंट में डुबा देते हैं, कोई भी कलर पेंट रहता है तो उसके चारों ओर एकत्र हो जाते, वह घटना अधिशोषण कहलाता है। पोताई करते हैं तो दीवार के अंदर नहीं जाता, केवल सतह पर एकत्र होता है, तो वह घटना अधिशोषण कहलाता है। यानी जितना भी सतह पर कलर होने वाला घटना रहता है ये सब अधिशोषण कहलाता है। तो इस प्रकार से अधिशोषण में हो जाएगा कि कोई ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। जैसे शाही का चाक के सतह पर एकत्र हो जाना अधिशोषण कहलाता है। चाक के सतह पर एकत्र हो जाना अधिशोषण कहलाता है। तो इस प्रकार आज पढ़े हम लोग सतह रसायन। सतह रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत ठोस या द्रव के सतह एवं इस सतह पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन की जाती है। उसके बाद होता है आपका सतह, तो दो प्रवस्थाओं को पृथक करने वाले संपर्क स्थल को, यानी दो प्रवस्थाओं को पृथक करने वाला तल को या संपर्क स्थल को सतह या पृष्ठ कहते हैं। दो प्रवस्थाओं को पृथक करने वाला तल, ऐसा तल जो दो प्रवस्थाओं को अलग करेगा, वो सतह कहलाता है। फिर उसके बाद मुक्त संयोजकता देखी थी कि ठोस या द्रव के सतह पर स्थित कण एक तनाव बल महसूस करते रहते हैं, जिसे कि मुक्त संयोजकता कहते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग अधिशोषण कि किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर अपने सतह पर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। जैसे शाही का चाक के सतह पर एकत्र हो जाना या गैसों का चारकोल के सतह पर एकत्र हो जाना, चारकोल में जो कोयला रहता है उसके सतह पर एकत्र हो जाना। उसके बाद देखते हैं हम लोग अधिशोषण के घटक, जैसे विलयन के घटक रहते हैं, ऐसे अधिशोषण के घटक क्या रहते हैं। तो अधिशोषण के घटक, तो अधिशोषण के दो घटक रहते हैं। पहला रहता है आपका अधिशोषण के घटक में दो घटक रहते हैं। पहला होता है आपका अधिशोषक और दूसरा रहता है आपका अधिशोष्य। पहला रहता है आपका अधिशोषक और दूसरा रहता है आपका अधिशोष्य। दूसरा आपका अधिशोष्य हो जाता है। पहला अधिशोषक और दूसरा अधिशोष्य। रही बात अधिशोषक किसे कहेंगे और अधिशोष्य किसे कहेंगे, तो जैसे चाक के सतह पर शाही एकत्र हो जाता है, तो जिसके सतह पर एकत्र होता है, जिसके सतह पर एकत्र होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। जैसे चाक के सतह पर पलट हो रहा है तो चाक जो अधिशोषक हो जाएगा, और जो आकर अधिशोषित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। तो शाही क्या हो जाएगा आपका अधिशोष्य हो जाएगा, अधिशोष्य हो जाएगा। जैसे पत्ती की सतह पर आपका यानी पत्ती के सतह पर आकर जो है यानी जो धूल एकत्र हो जाता है, धूल अधिशोष्य हो जाएगा, पत्ती अधिशोषक हो जाएगा। जैसे डस्टर पर चाक के कणों का एकत्र हो जाता है तो डस्टर क्या हो जाएगा अधिशोषक, और धूल चाक के कण क्या हो जाएंगे कि ये पार्टिकल्स जो है ये हो जाएंगे आपका अधिशोष्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह ठोस या द्रव जिसके सतह पर अधिशोषण होती है अधिशोषक कहलाती है। ठोस या द्रव जिस सतह पर अधिशोषण होती है, जिसके सतह पर अधिशोषण होती है अधिशोषक कहलाता है। और अधिशोष्य क्या हो जाएगा कि वह ठोस या द्रव जिसके सतह पर अधिशोषण वह द्रव या गैस जिनका अधिशोषण होती है उसे अधिशोष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल चाक के सतह पर शाही का एकत्र होने में, चाक के सतह पर शाही का एकत्र होने में चाक अधिशोष
अधिशोषक और शाही अधिशोष्य हो जाता है। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जो 2 ग्रुप थे, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। जो करते हैं शोषण उनको शोषक वर्ग, और जिनका हो जाता है उन्हें शोषित वर्ग कहा जाता है। तो ऐसे 2 वर्ग का अधिशोषक और अधिशोष्य हो जाता है। तो इस प्रकार से अधिशोषक हो गया था आपका वह ठोस या द्रव जिसके सतह पर अधिशोषण होती है, अधिशोषक कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे गैस का चारकोल के द्वारा अधिशोषण में चारकोल अधिशोषक होगा। उसके बाद अधिशोष्य कि वह द्रव या गैस जिसका अधिशोषण होता है अधिशोष्य कहलाता है। जैसे गैसों का चारकोल द्वारा अधिशोषण में गैस अधिशोष्य कहलाती है। उसके बाद देखते हैं आगे जो हम लोग कि इसी क्रम में अधिशोषण के पश्चात जो है यानी विशोषण क्या है और अवशोषण किसे कहते हैं और शोषण किसे कहा जाता है। तो विशोषण, अवशोषण और शोषण, अधिशोषण को अभी तक देख चुके थे। अब देखते हैं विशोषण क्या होता है। विशोषण या वियोजन, तो विशोषण या वियोजन इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है। विशोषण या वियोजन करने का अभिप्राय जो है कि वह प्रक्रिया को विशोषण या वियोजन कहते हैं, जिसमें कि कोई ठोस या द्रव में अधिशोषण घटना हुआ रहेगा, आकर एकत्र हुआ रहेगा, तो उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। अधिशोषक के सतह से अधिशोष्य को पृथक करने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। एकत्र जो हुआ रहेगा उसको अलग करने की जो प्रक्रिया रहती है उसको विशोषण कहते हैं। जैसे डस्ट लग गया रहता है तो उसको अलग करने की जो प्रक्रिया रहेगा वो विशोषण कहलाती है। अधिशोषक के सतह से अधिशोष्य को पृथक करने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि अवशोषण क्या रहता है। अवशोषण किसे कहा जाता है, तो अवशोषण का अभिप्राय क्या रहेगा। अवशोषण क्या होता है, तो अवशोषण का अभिप्राय क्या हो जाएगा। तो अधिशोषण में केवल सतह पर आकर एकत्र हो जाता है, यानी इसके अंदर नहीं घुसता, आने वाला जो केवल सतह पर कलेक्ट हो जाता है। तो यह घटना को अधिशोषण कहते हैं। जबकि अवशोषण क्या होता है कि कोई ठोस या द्रव तो उसमें अन्य पदार्थ के होने से द्रव या गैस का उसके सतह से अंदर तक एक समान रूप से वितरित हो जाने की घटना को अवशोषण कहते हैं। यानी उसके अंदर तक चले जाने की घटना को अवशोषण कहते हैं। जैसे ये डस्टर को अगर हम लोग मिटाएंगे ब्लैक बोर्ड को तो चाक के कण इसके सतह पर एकत्र हो जाते हैं, यह घटना अधिशोषण कहलाता है। लेकिन इसी डस्टर को अगर पानी में डुबा देंगे तो पानी जो है अंदर यानी बाहर से अंदर तक एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, तो वह घटना जो है अवशोषण कहलाती है। यानी वह घटना जो है अवशोषण कहलाती है। जैसे आपका जो है यानी ये सतह पर एकत्र हो जाना यह घटना जो अधिशोषण हो जाता है, और पूरा अंदर तक चले जाना जो अवशोषण हो जाता है। जैसे चाक का टुकड़ा रहता है, इसको अगर हम लोग यानी चाक के टुकड़े को इस चाक के टुकड़े को अगर शाही में डुबा देते हैं तो शाही केवल इसके सतह पर कलेक्ट होता है, तो वह घटना अधिशोषण हो जाएगा। लेकिन इसी चाक को पानी में डुबा देंगे तो अंदर तक चला जाता है वह पानी, तो वह घटना जो है आपका यानी वह घटना जो है अवशोषण कहलाता है। इस प्रकार से अवशोषण में हो जाएगा कि किसी ठोस या द्रव में किसी ठोस या द्रव में अन्य पदार्थ
द्रव में अन्य पदार्थ के अणुओं का अंदर से सतह तक एक समान रूप से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाता है। जैसे गुलाब जामुन बनाया जाता है, याद रखिए ना, या मीठा बनाया जाता है, तो इस समय उसको चाशनी में डाला जाता है, तो ऐसे डाला जाता है वो अंदर तक एक समान रूप से वितरित हो जाए ताकि मीठा एक समान बना रहे। तो वह घटना जो है आपका अवशोषण कहलाती है। और कोई अच्छा मित्र नहीं देगा तो केवल बाहर में रुक जाएगा, तो वह घटना अधिशोषण कहलाती है। तो इन दोनों में अंतर आ जाता है, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए। यह घटना यानी ये अंतर आ जाता है। तो पहला परिभाषा हो जाएगा। परिभाषा क्या होता है कि किसी अधिशोषण में कि किसी ठोस या द्रव के अणु, किसी ठोस या द्रव में अन्य पदार्थ, किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना को, अपने सतह पर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। जबकि किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को आकर्षित, किसी ठोस या द्रव में अन्य पदार्थ के अणुओं का अंदर से सतह तक एक समान रूप से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाती है। अधिशोषण प्रक्रिया तीव्रता से संपन्न होती है, शीघ्रता से आकर एकत्र हो जाता है, लेकिन अवशोषण प्रक्रिया धीमी व एक समान गति से होती है, धीमी व एक समान गति से होती है। अधिशोषण प्रक्रिया तीव्र होती है जबकि अवशोषण धीमी व एक समान गति से होती है। अधिशोषण में ये अधिशोष्य और अवशोषक को पृथक की जा सकती है, इसी के विशोषण कहते हैं। अधिशोषण में अधिशोष्य और अवशोषक को अलग की जा सकती है, जिसे कि विशोषण कहते हैं। लेकिन अवशोषण में अवयवी घटकों को पृथक करना संभव नहीं, यानी आसान नहीं होता है। यानी अवशोषण में अवयवी घटकों को पृथक करना आसान नहीं होता है। ये तीसरा अंतर हो जाएगा। चौथा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कि चाक के सतह पर स्याही का एकत्र होना अधिशोषण हो जाता है, जबकि चाक में पानी का अवशोषण, चाक के अंदर पानी का चला जाना अवशोषण हो जाता है। तो ये घटना अधिशोषण और अवशोषण के एग्जाम्पल अंतर को बताती है। तो सतह पर एकत्र हो जाना अधिशोषण और अंदर तक चला जाना अवशोषण कहलाता है। उसके बाद जो है ये अधिशोषण अवशोषण के उपरांत देखते हैं कि अधिशोषण और अवशोषण के पश्चात केवल शोषण में क्या रहता है, केवल शोषण का अभिप्राय क्या रहता है, शोषण किसे कहा जाता है। तो जब किसी प्रक्रम में ये अधिशोषण होता रहेगा और साथ साथ जो है, जब किसी प्रक्रम में अधिशोषण होता रहेगा और साथ साथ अवशोषण भी होता रहेगा, अंदर तक चला जाता रहेगा, तो वह घटना को कहा जाता है शोषण कहते हैं। शोषण का अर्थ रहता है कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों का साथ साथ संपन्न होती है, वह घटना शोषण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण के साथ साथ अवशोषण होती है, यानी वह घटना जिसमें अधिशोषण के साथ साथ अवशोषण होती है, शोषण कहलाती है। तो इस प्रकार से यह का शोषण हो जाता है कि यानी इस प्रकार से शोषण हो जाए किसी ठोस या द्रव द्वारा, कि किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं का अंदर से बाहर तक एक समान से वितरित हो जाना अवशोषण कहलाता है। जबकि शोषण क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण व अवशोषण साथ साथ संपन्न होती है, शोषण कहलाते हैं। ऐसे रंजक जो डाई रहते हैं वो कपड़ा के अंदर भी चले जाते हैं और कपड़े की सतह पर एकत्र हो जाते हैं, तो कपड़ा द्वारा रंजकों का यानी कपड़े द्वारा रंजकों का अधिशोषण व अवशोषण होना शोषण कहलाता है। इन दोनों प्रक्रिया होता रहेगा तो वह घटना शोषण कहलाता है। जैसे आपका यानी कुछ भी जैसे प्राइमरी क्लास में जाते, जैसे प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते रहते छोटे बच्चे जैसे हैं, तो आते हैं और गेट नहीं खुला रहेगा, दीवार के किनारे ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, तो वह घटना अधिशोषण हो जाएगा। जबकि जैसे गेट को खोल देते हैं
सब अंदर घुस जाते तो वह घटना आपका यानी वह घटना अवशोषण हो जाएगा। तथा कुछ विद्यार्थी दीवार के किनारे खड़े रहेंगे, कुछ अंदर में एक समान उससे फैल जाएंगे तो वह घटना जो आपका शोषण हो जाएगा। उसके बाद में होता है आपका कि अधिशोषण के प्रकार। तो अधिशोषण के प्रकार को कल देखेंगे कि अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, और इनमें अंतर क्या रहता है। और उसके बाद अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये दो टॉपिक बचे अधिशोषण में प्रभावित करने वाले कारक। तो कुल मिलाकर आज पढ़े आपका पहला था आपका सतह रसायन, यानी किसी ठोस या यानी सतह रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा इसके अंतर्गत किसी ठोस या द्रव के सतह पर होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, सतह रसायन कहलाता है। इसके बाद सतह या पेटी की दो व्यवस्थाओं को पृथक करने वाला तल को सतह या पृष्ठ कहते हैं। इसके बाद अवशिष्ट बल या मुक्त संयोजकता की ठोस या द्रव के सतह यानी ठोस या द्रव के सतह पर स्थित कण पर सतह के लगभग अंदर के लगने वाले तनाव बल को मुक्त संयोजकता या अवशिष्ट बल कहते हैं। इसके बाद अधिशोषण की किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को अपने आकर्षित कर सतह पर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण कहते हैं। किसी ठोस या द्रव द्वारा अन्य पदार्थ के अणुओं को आकर्षित कर अपने सतह पर बनाए रखने की घटना को अधिशोषण। इसके बाद अधिशोषण की जिसके सतह पर अधिशोषण होता है, अधिशोषण जिसका होता है। उसके बाद विशोषण जिसमें अलग अलग होता है प्रक्रिया। अवशोषण में अंदर तक समान रूप से फैल जाना, शोषण में दोनों प्रक्रिया। उसके बाद कल हम दो टॉपिक को देखेंगे, अधिशोषण अवशोषण में से खत्म के बाद जो है आपका अधिशोषण के प्रकार और अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक।